मिनट रुक जाइए। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम शिखर पांडे और इससे पहले हम लोग एक बार मिल चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो चैप्टर 4 है क्लास 10th का। उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कई बार कर रखा है, मतलब कई बार क्या, पिछली बार ही किया है। और इस टॉपिक को अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पिछली बार हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? पिछली बार हम लोग पहुंचे थे बेटा कार्बन के एलोट्रोप्स तक पहुंचे थे। कि कार्बन के मैंने आपको बता दिए थे कि कितने एलोट्रोप होते हैं बेटा। 3 होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरीन कहते हैं इसको, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम तो होता है बकमिंस्टर फुलरीन, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फुलरीन कहते हैं। और इससे भी छोटा नाम जो होता है इसका, वो C60 होता है, ठीक है। फुलरीन नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे की भी कहानी है। इसको जो इन्वेंशन इसका किया था या जिसने इसको बनाया था, साइंटिस्ट का नाम था बकमिंस्टर, और उनके नाम पे ही पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट की चर्चा तो कई बार हो चुकी है और मैंने कल बहुत अच्छे से सिखाया भी आपको। ये कैसा होता है बेटा? ये हार्ड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये बैड कंडक्टर होता है, कल ही सारी बातें हुई हैं, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा? बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये क्या है बेटा? गुड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। क्यों होता है सब बता चुका हूं, क्योंकि इसका जो शेप बनता है, पिछले लेक्चर में आप देख लेना, मेरे को दोबारा बता दे रहा हूं एक बार। इसके पास क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और केवल इसी के पास ही नहीं, जिसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो अच्छा कंडक्टर ही होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। बात ये बता चुका हूं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है। फिलहाल ये दोनों बातें तो खत्म हो गई। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं, कल मैं कर नहीं पाया था। फुलरीन C60 नाम से ही क्या दिख रहा है बेटा? कितने कार्बन? 60 कार्बन। इसके अंदर 60 कार्बन की संख्या पाई जाती है, पहली बात तो ये। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो आप लोग का बड़ा पसंदीदा खेल, अगर आप लोगों ने खेला हो तो, फुटबॉल। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसकी प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में लाई करती है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि डायमंड से कम हार्ड होगा और ग्रेफाइट से ज्यादा हार्ड होगा। दूसरी बात, डायमंड से अच्छा कंडक्टर होगा, ग्रेफाइट से बेकार कंडक्टर होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में ही क्या करेगी? लाई करेगी। समझ में आ गई बात? इतनी बातें बतानी थी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। एक क्वेश्चन जो यहां से बनता है, क्वेश्चन भी सुन लो। कई बार लोग पूछते हैं कि इन तीनों एलोट्रोप्स में बेटा, इन तीनों एलोट्रोप्स में सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या किसमें पाई जाती है? डायमंड में, ग्रेफाइट में, या बकमिंस्टर फुलरीन यानी C60 में? तो बच्चा बड़े मजे के साथ जो इसका जवाब देता है ना, वो C60 दे देता है। पूछो क्यों? क्योंकि 60 कार्बन दिख रहे हैं, इतने ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं। उत्तर इसका एक्चुअली में ये नहीं होता। जान के आश्चर्य होगा, इसके अंदर सबसे कम, क्या बेटा? सबसे कम कार्बन पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं किसमें? डायमंड में। स्ट्रक्चर कल दिखाया था ना मैंने, एकदम पैकिंग बहुत तगड़ी होती है। उसके बाद ग्रेफाइट में। और सबसे कम कार्बन की संख्या किसमें होती है? C60 यानी फुलरीन में। वो लिख देते हैं C60 तो लोगों को लगता है कि 60 कार्बन इतने जबरदस्त, सबसे ज्यादा इसमें होगा। ऐसा नहीं है। सबसे कम इसमें, सबसे ज्यादा डायमंड में, और उसके बीच में ग्रेफाइट में। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है ये? पढ़ लीजिए जरा। हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा बेटा? हाइड्रोकार्बन। इसको पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, फिर आपको इसको समझ, यहां से देखने में भी थोड़ा सा मजा आएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। बचपन में एक चीज पढ़ी होगी हिंदी में, जिसको हम लोग बड़े प्यार से क्या कहते थे? संधि विच्छेद। इसका जरा संधि विच्छेद करना। करोगे तो यहां कौन आएगा? हाइड्रोजन। कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन। और यहां कौन आएगा? कार्बन। कौन आएगा बेटा? कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी आए और कार्बन भी आए,
उसको हम क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, देखो CH एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इसका तो एक और एक होता है पता ही है आपको। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ध्यान रहे, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही होने चाहिए। कोई आपसे अगर ये कह दे कि क्या CO2 हाइड्रोकार्बन है, जवाब होगा नहीं। कोई आपसे ये कह दे क्या पानी हाइड्रोकार्बन है, जवाब होगा नहीं। हाँ, कोई अगर आपसे ये कह दे कि इनका मिक्सचर, इनको जरा ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो बेटा बनता है H2CO3। क्या बनता है बेटा? H2CO3। और इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सी एसिड बेटा? कार्बोनिक एसिड। कौन सी एसिड? कार्बोनिक एसिड। ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल इसका जवाब है कि हां ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी आ रहा है और कार्बन भी आ रहा है। आप ये मत देखिए कि ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन को आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी बेसिक नेसेसिटी थी कि हाइड्रोजन और कार्बन तो आने ही चाहिए, वो तो आ ही रहे हैं ना। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में ये आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, थोड़ा इसको आप केवल ऐसे ऐसे समझ लो। मेन चीजें तो अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। अब आप समझ लो कि मेन पड़ाव पे आ चुके हो। समझ में आ रही बात? क्या क्या करना है पहले बहुत कायदे से समझ लो। बेटा ये शब्द देख रहे हो ना, हाइड्रोकार्बन, क्या शब्द है बेटा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है? इस शब्द को देखते ही ना मन में सबसे पहला पता कौन सा ख्याल आता है? मन में सबसे पहला एक ख्याल आता है बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर और उससे भी ज्यादा खूबसूरत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी याद आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिससे बच्चा जिंदगी भर परेशान रहता है, चाहे वो बच्चा IIT का हो, चाहे वो बच्चा नीट का हो, चाहे वो बच्चा किसी भी सिलेबस का हो। अगर उसके सिलेबस में केमिस्ट्री है तो सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी मात्र और मात्र वो यही देती है। साइंस की सबसे टफेस्ट ब्रांच मानी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर करीब करीब 10,000 रिएक्शनें हैं, जो कि हम लोग भी पढ़ भी नहीं पाए। पूरी रिएक्शन तो कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होगे 11th 12th में जाओगे, कुछ रिएक्शन इसमें से आप कवर कर लोगे, सारी तो कोई टीचर भी नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्या पढ़ रहे हो आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आओ जरा देखते हैं क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं केवल ऑर्गेनिक लिखता हूं। ठीक है बेटा, आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिक में जो शब्द आ रहा है ऑर्गेन, क्या आ रहा है बेटा? ऑर्गेन। तो आपको यह भी पता होता है कि ऑर्गेन कहां पाए जाते हैं बेटा? ऑर्गेन पाए जाते हैं लिविंग टिश्यूज में। किसमें प्यारे बच्चों? लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं ऑर्गन। समझ में आ रही बात? ऑर्गन कहां पाए जाएंगे? लिविंग टिश्यूज में। मतलब प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, इनमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो उन कंपाउंड से डील करती है जो हमें लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं। कई लोग इसको लिविंग बीइंग केमिस्ट्री भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the compounds which are derived from living tissues such as plants and animals। इसके सारे कंपाउंड ही किससे मिलते हैं? लिविंग टिश्यूज से ही मिलते हैं। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, आगे देखते हैं। ये कैसे पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल लिविंग बीइंग के लिए बनाई जाती है? सब चीजें कैसे पता चला? अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखने जा रहे हैं। सुनना जरा। एक साइंटिस्ट थे, बड़े गजब के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था उनका? बर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी 1812 या 1811 के करीब की बात है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था बेटा? उस थ्योरी का नाम था वाइटल
फोर्स थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में ही इन्होंने ये बात बताई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होंगे क्या होंगे, इस थ्योरी का ये कहना था, इस थ्योरी का ये कहना था कि, और मैं ओसी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ओसी आप समझ जाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे वो सबके सब, वो सबके सब लिविंग बीइंग से ही बनेंगे, वो सबके सब लिविंग बीइंग या फिर टिश्यूज, या फिर टिश्यूज से ही मिलेंगे। तो हमारी बात, इंग्लिश वाली हिंदी समझ लेते हो ना, यहीं से ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी, वाइटल फोर्स की। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लेना, he supposed to be proved that organic compounds are those compounds which are derived from the living beings only। ठीक है, ये बात किसने बताई थी, बर्जीलियस ने। किस थ्योरी से बताई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी से बताई थी। ठीक है, इसको आप समझ तो गए होगे। ठीक है, आप फटाफट इस पर यूं करके 3 उंगलियां फेरना, इससे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। अब जरा मेरी बात सुनना, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी बेटा, बर्जीलियस ने। किसने दी थी बेटा, बर्जीलियस ने दी थी। क्या होता है बता दिया। एक ताजुब की बात बताता हूं, इनका ही एक स्टूडेंट था, इनका ही क्या था बेटा, स्टूडेंट था, और उस स्टूडेंट का नाम था वोलर। क्या नाम था बेटा, उस स्टूडेंट का नाम था वोलर। उसने ये बात, मतलब सोचो, अपने टीचर से ही पढ़ा और अपने टीचर की ही बात को इसने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। उन्होंने जो इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी थी वीएफटी, इसको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। सोचो, अपने टीचर से पढ़ के अपने टीचर के पीठ पे छुरा भोंका उसने। समझ में आया बात, क्या कहा इसने, बर्जीलियस ने तो ये बात कही थी कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलेंगे, लिविंग बीइंग से मिलेंगे। लेकिन वोलर ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे इनकी थ्योरी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। गलत तो नहीं कहूंगा, अधूरी साबित हो गई। इसने एक ऐसा कंपाउंड खोजा जो लिविंग बीइंग में तो पाया ही जाता है, साथ साथ इसने क्या काम कर दिया, इसने उस कंपाउंड को लैब में भी बना दिया, है ना। इसने उस कंपाउंड को लैब में भी सिंथेसाइज कर दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, इसने उस कंपाउंड को कहां ढूंढा, लैब में भी ढूंढा। उस कंपाउंड का नाम क्या है, ये सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उस कंपाउंड का नाम है यूरिया। क्या नाम है बेटा, उस कंपाउंड का नाम है यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है पहले तो आप वो जान लो, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, कहां पाया जाता है बेटा, अगर ये ऑर्गेनिक है तो किसी ऑर्गन में तो पाया ही जाता होगा। ठीक है, ये पाया जाता है मैमल्स के यूरिन में। किसमें पाया जाता है बेटा, मैमल्स के, ये पाया जाता है मैमल्स के यूरिन में। किसमें पाया जाता है बेटा, मैमल्स के यूरिन में ये पाया जाता है। पहली बात तो ये जान लो। ठीक है, दूसरी बात ये जानना, अच्छी बात, मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है तो लिविंग बीइंग से तो मिल ही गया, क्या दिक्कत है। यही बात तो उन्होंने कही थी, बर्जीलियस ने आपसे यही बात तो कही थी कि बर्जीलियस ने ये तो कहा था कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर से पाया हुआ कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो मैमल लिविंग बीइंग है, उसके यूरिन में मिल रहा है तो लिविंग है, क्या दिक्कत है। लेकिन इसने एक और काम कर दिया, बड़ा प्यारा और इज्जत वाला काम किया। इसने इसको, साइनाइड एक होता है कंपाउंड, आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, है ना, साइनाइड या साइनेट कुछ भी कह लो, साइनाइड के कंपाउंड से लैब में ढूंढ दिया। इन्होंने क्या किया, साइनाइड की रिएक्शन वाटर वगैरह से कराई थी। खैर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं, आप तो इतना जान लो कि साइनाइड होता क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N कहते हैं साइनाइड को। ठीक है, इनकी साइनाइड की मदद से इसको किसने किसमें ढूंढा था, लैब में ढूंढ दिया था। अब आप खुद सोचो, यूरिया बिना मैमल की यूरिन से कहां मिल गई, लैब में मिल गई। तो क्या यह बात सही नहीं हो गई कि जरूरी नहीं है कि हर बार कहां से मिले, लिविंग बीइंग से ही मिले, यहां से भी तो मिल सकती है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक है, तो इसने इनकी थ्योरी को गलत साबित किया था। इन्होंने कहा था ठीक है आपकी बात सही है कि वो मैमल्स की यूरिन में मिलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम उनको लैब में नहीं बना सकते, हम उनको लैब में भी बना सकते हैं। और इस पहली डिस्कवरी के लिए जो कंपाउंड इन्होंने इस्तेमाल किया था वो यूरिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
उसके बाद तो फिर बहुत तमाम सारे ऐसे कंपाउंड थे ऑर्गेनिक के जो लैब में भी खोजे जाने लगे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब के सब लैब में बनने लगे। समझ में आ रही बात? फिलहाल मैंने इतनी चीज आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी इसके पीछे की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के टाइप। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन्स के टाइप। हाइड्रोकार्बन्स के टाइप, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? देखो तरीके से तो ये 2 टाइप के होते हैं। बीच में एक लाइन खींच देता हूं, इधर लिख देता हूं सैचुरेटेड। कौन सा बेटा? सैचुरेटेड, ठीक है। और उधर लिख दो अनसैचुरेटेड। कौन सा? अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड में भी एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि अनसैचुरेटेड में भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले तो सैचुरेटेड की बात कर लेते हैं। सैचुरेटेड में मात्र एक ही आता है, सैचुरेटेड में मात्र एक ही आता है, और उसको हम बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन, ठीक है। अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक है एल्कीन और अगली है अपनी एल्काइन, ठीक है। एक एक करके डिस्कशन करते हैं इन पे। पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या फॉर्मूला बेटा? CnH2n+2। क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है, इस फॉर्मूले में से 2-2 माइनस करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ बेटा? इस फॉर्मूले में से 2-2 माइनस करते चले जाओ। अब इस फॉर्मूले में से अगर 2 माइनस करूंगा तो 2 से 2 गायब होकर क्या बन जाएगा? 0। तो अगर अब यहां लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। अच्छी बात है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? भैया +2 था, तुमने -2 किया तो 2 से 2 कटेगा, 0। फिर इसमें से 2 माइनस करना जरा, तो फॉर्मूला आएगा CnH2n-2। अच्छी बात है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये हुआ एल्केन, ये हुआ एल्कीन और ये हुआ एल्काइन, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला हर जगह सेम है? अभी देखते हैं, अलग अलग जगह पे ये फॉर्मूला बदलता भी है, ठीक है। कैसे कैसे बदलेगा सब बताता हूं। ये कहानी तो हो गई इनकी, अच्छी बात है। अब एक बात और सुनना जरा, इनके और इनके बीच में, किनके और किनके बीच में? इनके और इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बेटा? सिंगल होगा। ये 3 डंडियां क्यों बना दी तुमने? ये 3 डंडियां बेटा इसलिए बना दी क्योंकि कार्बन के बॉन्ड तो 4 ही होते हैं ना। एक यहां शेयर हुआ, बचे हुए 3 किसी के साथ भी शेयर करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला, यहां पे कार्बन और कार्बन का बीच का बॉन्ड कैसा? डबल। कार्बन, इस कार्बन के 2 बन गए, 2 बचे हैं। इस कार्बन के भी 2 बन गए, 2 बचे, ठीक है। यहां तो बड़ा गजब का 1 2 3 बन गए, 1 बचा, 1 उधर बचा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अच्छी बात है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इसमें सिंगल, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल। इनके घर का एक नाम भी है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो समझ लो स्कूल के नाम है। घर का जो इनका पेटिनियम होता है ना, वो ऐसा होता है, एन कहते हैं इनको। आखिरी के नाम से जानते हैं इनको बेटा? इसमें कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं। इनको बेटा इन कहते हैं और इनको क्या कहते हैं बेटा? आइन कहते हैं। मतलब ये आखिरी वाले नाम से ही जाने जाते हैं। ये होते हैं ना कुछ लोग, इसका नाम सिद्धार्थ हो गया, वो सेडी के नाम से जाना जाता है ना। तो वैसे इनके पूरे घर का नाम है, सॉरी स्कूल का नाम है, इनका घर का नाम है। समझ लो कि पेट नेम है इनका। एन इन आइन, इनमें क्या लगाना है आपको? एन इन आइन। मतलब कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आपको आइन शब्द का इस्तेमाल करना है, कहीं डबल बॉन्ड दिख गया आपको इन शब्द का इस्तेमाल करना है, कहीं सिंगल दिख गया तो एन शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम्पल जैसे कि पहला, अगर n को 1 रखूंगा, क्या रखूंगा बेटा? बहुत ध्यान सुनना। अगर n को 1 रखूंगा तो h की वैल्यू कितनी आएगी? C, n की जगह तुमने 1 रखा, यहां भी तो 1 रखोगे ना, तो 2 1 या 2, 2 + 2 कितना? 4। पहला मेंबर कौन होगा इनका? CH4 होगा। समझ में आ रही बात? अब n को 2 रख के देखना जरा, n को 2 रखोगे तो C के नीचे तो 2 आ गया, H 2 2 जा 4, सॉरी
4+2 6, C2H6। कोई दिक्कत? एक और रख लो जरा 3, तो C3 और H क्या आ जाएगा फिर 8। आप बढ़िया से घर पे मजे के साथ सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। C4 के साथ H क्या आएगा 10, है ना। आप रखते जाओ, यहां 4 रखोगे, 4 2 8, 8+2 10, ठीक है। और भी बहुत सारे तमाम अनगिनत है, चलते चले जाएंगे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? अभी बताता हूं क्या समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा इसमें। CnH2n अगर C1 रखूंगा तो H कितना हो जाएगा 2। बेटा इसको देख के बहुत खराब फीलिंग आ रही है। फीलिंग क्या खराब है? सर कार्बन के तो बॉन्ड 4 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहां अगर H तो बॉन्ड सिंगल ही बनाएगा, H तो कभी डबल बॉन्ड बनाता नहीं है। तो यहां पे अगर मैं इसका बॉन्ड बनाऊंगा तो CHH और 2 बॉन्ड तो खाली रह जाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से कभी एल्कीन और एल्काइन में स्टार्टिंग पहले कार्बन से नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड खाली रह जाएगा। इसमें क्यों कर दी हमने स्टार्टिंग? इसमें बेटा हमने इसलिए स्टार्टिंग कर दी क्योंकि CH4 है ना। अगर CH4 का तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, H ऊपर, H नीचे, H इधर, H इधर, चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हुए। यहां पे नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि यहां पे तो 2 ही H है। तो अगर आप 2H लगाओगे तो 2 बॉन्ड ये वाले खाली नहीं दिख रहे हैं आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यहां भी चले आओ। अगर तुम CnH2n-2 करोगे तो C तुम 1 रखो, H कितना रखोगे 2 1 या 2, 2 - 2 कितना 0, H आएगा ही नहीं। समझ रहे हो कि हाइड्रोकार्बन है और H ही नहीं आ रहा है, तो ये तो बहुत ही गंदा और घटिया किस्म का है, ये तो कभी स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए बहुत क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कार्बन केवल किसमें पाया जाता है? एल्केन में। एल्कीन और एल्काइन में स्टार्टिंग हम करते हैं सेकंड कार्बन से। किससे करते हैं? सेकंड कार्बन से। फर्स्ट कार्बन से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? कार्बन की वैलेंसी ही सेटिस्फाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड कार्बन से देखता हूं, किससे देखता हूं बेटा? ये तो समझ में आ गया ना। अगर सेकंड कार्बन से देखता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं C2 रखूंगा तो 2 2 या 4, H कितना हो जाएगा 4। C3 रखूंगा, H कितना हो जाएगा 6, है ना। आप ऐसे करते चले जाना, C4 रखोगे H8 हो जाएगा, सब नाटक, ठीक है। इसमें आ जाओ, 1 से तो कर नहीं सकते, तरीका बता चुका हूं। अगर 2 रखूंगा तो 2 1 या 2, 2 में से 2 गया, सॉरी, अगर 2 रखूंगा तो 2 2 या 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। 3 पे बोलो जरा फटाक से बेटा, C3, C2 या 6, C3H4 हो जाएगा, है ना। C4 के साथ क्या हो जाएगा बेटा H6। आप सॉल्व कर लेना। C4 4 2 या 8, 8 - 2 6, ठीक है। C5 अगर रखूंगा तो C5 हो गया, 5 2 या 10, 10 में से 2 गया 8 हो गया। इस तरह से पूरी की पूरी कहानी आप चलाते चले जाना। समझ में आ गई बात? इतना ही बताना था मुझे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। फटाफट यूं करके 3 उंगलियां फेर लेना, तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलो कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कुछ है? चलो कोई नहीं, ठीक है। अब सुनना जरा, ये बात समझ में आ गई पूरी, ठीक है। अब सुनो, मैं कुछ आपको कंपाउंड दूंगा, आपको बताने हैं कि वो एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है। पहले तो एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो। देखो बेटा, अगर हाइड्रोजन डबल हो जाए, क्या हो जाए बेटा? हाइड्रोजन डबल हो जाए, किससे? कार्बन से। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हाइड्रोजन डबल हो जाए किसके? कार्बन से। जैसे कि अगर C2 है तो H कितना हो जाए 4 हो जाए। याद रहे यहां पे CH2 मत कर देना, CH2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, बता दिया मैंने। एल्कीन में तो CH2 कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, CH4 एग्जिस्ट कर सकता है बस। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन के चारों बॉन्ड बन रहे हैं। CH2 तो कभी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है वाली बात, ठीक है। अब सुनो, C2H4 C3H6 हो जाए, C4H8 हो जाए। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इनका फॉर्मूला बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा? इनका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या इनका फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन रहा है? CnH2n बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दोगुनी है तो वो सबके सब क्या होंगे? एल्कीन होंगे। वो सबके सब क्या होंगे बेटा? एल्कीन होंगे। एल्कीन का जो फॉर्मूला है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज्यादा, कितना? डबल से 2 ज्यादा हो जाए तो वो सबके सब क्या होंगे? एल्कीन होंगे। जैसे कि CnH2n+2, यही तो होता है एल्केन का फॉर्मूला, है ना। चले आना जरा, एक कार्बन, अगर कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होता तो कितना होता? 2, ठीक है। लेकिन 2 गुने से 2 ज्यादा कर दूंगा, क्या कर दूंगा? अगर 2 गुने से 2 ज्यादा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 4। तो ये क्या हो गया? एल्केन हो गया, ठीक है। चलो इसी बहाने मुझे अगला बताओ जरा।
C2 डबल करता तो C2H4 हो जाता, एल्काइन सॉरी एल्कीन बन जाती। 4 में मैं 2 और ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, सीट C2H6। ठीक है, अगला बताना जरा। C3 डबल करता 6 बनता, +2 कर दो H8, है ना। C4 डबल करता तो 8 बनता, +2 करूंगा तो 10 बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं यहां पे ये ले आऊं, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, अभी अभी बताया, ये तो अपना एन था, ये अपनी इन थी, और ये अपनी आइन चाची है। सुनना जरा, एल्काइन बड़ी प्यारी और खूबसूरत होती है। ये एक कार्बन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों, क्योंकि एक कार्बन पे अगर रखूंगा इस फॉर्मूले में N1 2N-2, ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। 1 तो C1, 2 1 या 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, संभव नहीं है, हाइड्रोकार्बन ही नहीं होगा। ठीक है, 2 से शुरू करता हूं। C2 अगर डबल होता तो C2H4 होता, लेकिन डबल करके करना क्या है, 2 माइनस, तो 4 - 2 कितना 2। C3 है तो H कितना, डबल होता तो 6 होता, 2 माइनस करूंगा 4 हो जाएगा। C4 डबल होता तो 8 होता, 2 माइनस करूंगा 6 हो जाएगा। C5 डबल होता तो 10 होता, 2 माइनस करूंगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ये सारी चीजें आपको देखनी है। मुद्दे की तो बात यह है, इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल है तो वो क्या होगी, एल्कीन। क्या होगी, एल्कीन। अगर हाइड्रोजन की संख्या, कहां गया, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल है तो वो क्या होगी, एल्कीन। डबल से 2 ज्यादा है तो क्या होगा, कहां गया रे भैया, एल्केन। और डबल से 2 कम है तो क्या होगा, एल्काइन। समझ में आ रही बात, मतलब +2 होगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन, -2 होगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइन। दैट्स इट। समझ में आ रही बात, यही एल्केन एल्काइन की कहानी है। ठीक है, डन डन। 3 उंगलियां यूं, ऐसे मत फिरना भाई। ठीक है, आ जाओ जरा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं आइसोमर वगैरह, आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, हालांकि आइसोमर तो एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप पढ़ाओ तो कम से कम 3-4 महीने तक पढ़ाओगे, इतना डीप और टफ चैप्टर होता है वो। आप 11th में जब जाओगे तो आपको आइसोमर मिलेगा, काफी बहुत डीप में आइसोमर पढ़ाते हैं जब हम लोग 11th 12th में पढ़ाते हैं। तो फिलहाल आप लोग में बहुत छोटा सा है, केवल एक स्ट्रक्चरल आइसोमर दिया है, मैं बस वो पढ़ा देता हूं। ठीक है, आइसोमर होते तो बहुत सारे हैं बेटा, होते तो है आपका स्ट्रक्चरल, ठीक है, होता है दूसरा कौन सा बेटा, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, होता ऑप्टिकल भी है, बहुत सारा, बट हमें केवल इस चैप्टर में इस चीज से मतलब है, स्ट्रक्चरल से। हमें पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब बताने जा रहा हूं। ठीक है, सुनना जरा, किससे लिखते हैं बताओ, हरे से लिख, सफेद से लिखते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले तो आप ये जान लो कि आइसोमर होते क्या है। बेटा आइसोमर होते हैं वो जिनका, स्ट्रक्चरल की बात अगर करूंगा, किसके बारे में पढ़ना है हमको, केवल स्ट्रक्चरल के बारे में ही तो पढ़ना है। तो आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए। क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हो ना, स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो बेटा, चेंज हो। समझ में आ रही बात, इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ ही लेते होगे। ठीक है, क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं तुमको आईयूपीएससी पढ़ाऊंगा ना, उसमें बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा ये जान लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा है कुछ, तुम्हारे पास C4H10 है। क्या बेटा, C4H10। पहली बात तो ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन, क्या बताओ। देखो 4 2 या 8 होता तो क्या होता, एल्कीन होती, और 8 में 2 जोड़ दिया तो एल्केन बन गई ना। ठीक है, ये क्या है, एल्केन है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तुम्हारे सामने। एक तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, ये, ठीक है, इसमें चारों तरफ क्या जोड़ दो भाई, हाइड्रोजन, क्योंकि तुम्हें बॉन्ड तो सेटिस्फाई करने हैं। तुमने क्या करा, चारों तरफ इसमें क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये आपका एक तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, किसका, C4H10 का।
अगर इस स्ट्रक्चर में मैं कुछ चेंज करना चाहूं, जैसे कि सी 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 और एक सी मैंने यहां लगा दिया नीचे, देखो फॉर्मूला C4 था, फॉर्मूले में C4 तो अभी भी आ रहा है। अब कार्बन के तो भैया 4 बॉन्ड होते हैं, सबसे पहला काम तो यही करना है कि बॉन्ड सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। इस कार्बन का अब तक तो एक ही बॉन्ड है ना, तो 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन जोड़ो बेटा फटाक से जरा, तुमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। इसके तो 3 बॉन्ड 1 2 3 पहले से ही इस कार्बन के, केवल एक बचा, तुमने यहां जोड़ दिया। इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा, 3 जुड़ेंगे। इस कार्बन का भी केवल एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा, 3 जुड़ेंगे। आओ कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, C4H10, यहां पे 1 2 3 4 कार्बन है, C4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 3 कितने, 10, C4H10 तो ये भी है। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, C4 यहां भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ कैसा लगा तुमको, नहीं समझ में आ रही बात। तो इस तरह से, किससे बेटा, इस तरह से आप जो बनाते हो ना सेम फॉर्मूला के अलग अलग स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहलाते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। चलो अब सुनना जरा, एक आध और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है बेटा C5H12, बेटा अगर 2 गुना होता तो 10 होता, एल्कीन बन जाती। 2 गुने में 2 ज्यादा है, मतलब कौन है, एल्कीन है। इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पूरा तुम्हें काम तो वही करना है, पहले कार्बन के 4 बॉन्ड ही सेटिस्फाई कर लो। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया इसका, आप गिन लेना, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 7 9 और 9 3 12। फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है, C5H12 आ रहा है, ठीक है। अब जरा सुनो, क्या मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता, 1 2 3 4 यहां पे कार्बन बना दूं, ठीक है। यहां पे H H H H H H H H 1 2 3 और ये रहा H। अब इसका फॉर्मूला गिनना जरा, 1 2 3 4 और कितने कार्बन, 5। इस कार्बन के भी तो बनाने पड़ेंगे ना 3H। हाँ, अब सारे सेटिस्फाई हैं। अब गिनो जरा, फॉर्मूला गिनो पहले, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन बेटा, 5 कार्बन। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 12 हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला सेम नहीं आया, फॉर्मूला तो सेम आ गया, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है। इसलिए दोनों कौन से आइसोमर हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। कौन से आइसोमर हो जाएंगे बेटा, कौन से आइसोमर हो जाएंगे बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। इसका एक और आइसोमर बन सकता है, अगर तुम चाहो तो मैं वो भी दिखा देता हूं। जैसे कि 1 2 3, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, 5 कार्बन हुए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड खाली है, 3 बॉन्ड खाली है, तो मैं सीधे H3 लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड खाली है, सीधे H3 लिख दे रहा हूं। इस कार्बन का भी एक ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड खाली है, H3 लिख दे रहा हूं। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड खाली है, H3 लिख दे रहा हूं। तुम जरा ये भी गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 2 6 3 6 9 12, कितने हैं, 12। देखो इसके भी सेम फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग। इनके नाम भी होते हैं कुछ, जब मैं यूपीएससी पढ़ाऊंगा ना उसमें इन सबका एक एक करके सबका नाम भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके क्या थे, ये आपके आइसोमर थे, ठीक है। क्या आइसोमर केवल चेन में होते हैं, ऐसा नहीं है। आइसोमर चेन में भी हो सकते हैं, आइसोमर रिंग में भी हो सकते हैं। रिंग क्या होती है वो मैं बताने आपको जा रहा हूं। इससे पहले कुछ आप देख लो, देखो इन्होंने भी वही काम किया है। 1 2 3 4, कितना फॉर्मूला है, C4, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 3 कितना हो गया, 10। एल्केन है ये, अभी मैंने बताया सिखाया भाई। आप यहां देखो 1 2 3 4, यहां भी फॉर्मूला कितना है, C कितना, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका भी हाइड्रोजन कितना है, 10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फर्क किसमें आ रहा है, ये सीधी चेन है, ये चेन ब्रांच हो गई। आप देखो ब्रांचिंग बन गई ना, ऐसे बन गई चेन, एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे। समझ में आ रही बात, फॉर्मूला सेम है, चेन का स्ट्रक्चर बदल गया। तो दोनों कौन से आइसोमर हुए बेटा, कौन से आइसोमर हुए, दोनों के दोनों कौन से हुए,
स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए। समझ में आ रही बात? और भी बहुत सारे आइसोमर होते हैं। तो टॉपिक ऐसा है कि आदमी 2-2 महीने पढ़ाता है इसको। जब आप 11th-12th में जाओगे तो बहुत डीप में पढ़ोगे इसको, ठीक है। बट 10th के सिलेबस में आपके केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे होता है, क्यों निकलता है, इसका फॉर्मूला वगैरह भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आइसोमर के नाम पे, ठीक है। चलो यहां सुन लो, मैंने आपको ये भी चीज बताई दी थी, सैचुरेटेड, और दूसरी क्या चीज बताई बेटा, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में देखो बहुत ध्यान से, C6H12 है और ये क्या है बेटा, C6H6 है। बहुत ध्यान से बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इसको, वरना यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा। जैसे कि सैचुरेटेड में बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, आप चाहो तो ऐसे भी याद कर लो, S से सैचुरेटेड होता है और H से ही क्या होता है, सिंगल होता है। कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो इसमें हमेशा कैसा होगा, सिंगल। ये 3 डंडियां क्यों खींच रहे हो बेटा, 3 डंडियां इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड होने चाहिए। समझ में आ रही बात? यहां कुछ भी जोड़ लेना, हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। अब सुनो जरा, अगर सैचुरेटेड है तो जाहिर सी बात है, तय है कि कौन है, एल्केन है। और एल्केन का फॉर्मूला भी होता है, वो होता है CnH2n+2, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। अब बहुत ध्यान से जो बताने जा रहा हूं उसको सुनना, यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन 2017 में जेईई एडवांस में पूछा है, इसलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं C को 4 रख दूं, क्या रख दूं बेटा, C को 4, मतलब N की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, 4। अब यहां क्या रखोगे, 4 2 जा 8, 8 + 2 10। और ये तो मैं बता भी चुका हूं, एल्केन में क्या होता है, 2 गुने में 2 ऐड कर दो, जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन में +2 कर दीजिए, एल्केन बन जाएगी, -2 कर दीजिए तो एल्काइन बन जाएगी, और केवल डबल रहने देंगे तो एल्कीन रहेगी, ठीक है। आ जाओ, C4H10, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कार्बन चेन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, कार्बन चेन स्ट्रक्चर। अब मैं तुमको इसमें चेंज करके दिखाता हूं, इसको रफ कर दो, क्योंकि तुम लोग तो भाई धीरे धीरे बड़े हो गए हो ना, तुम लोग थोड़ा सा अच्छी चीजें सीखो। अरे सर ये क्या बना दिया, ये बताता हूं क्या बनाया बेटा। एक कोना, कोने को अलग रंग से दिखा देते हैं, ये आया तुम्हारा एक कोना, ये 2 कोना, ये 3 कोना, और ये कौन सा बेटा, 4 कोना। कोनों में ऐसा क्या है बेटा, कोनों में कार्बन है। कोनों में कौन है बेटा, कार्बन है। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये एक कार्बन है। अब मैं जब इस चैप्टर को आगे लेके चलूंगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, समझ में आ रहा है। और इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बताइए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो थोड़ा डीप में पढ़ लो, समझ में आ रहा है, ताकि आगे जो है ना 11th वगैरह में भी तुमको खास कोई दिक्कत ना आए। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हर कोने का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि इसके जो कार्बन के, अब जैसे ये कार्बन है, इसका एक ही बॉन्ड तो है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बचे हुए 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं। हम उसको दिखाते नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपको ऐसे बना के दिखा दिया। एक तो तरीका ये है, ठीक है, जो नॉर्मल आप बनाते हो वैसे बनाते हो, 1 2 3 4, बहुत इसमें मेहनत लग जाती है, या फिर यहाँ 3 3 हाइड्रोजन दिखाओगे, बड़ी दिक्कत होगी। इस तरह से आप दिखा दोगे, है ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। फॉर्मूला क्या बन रहा था बेटा, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहूं, जैसे कि मैं चेंज यहां कर देता हूं नेक्स्ट पेज पे, C4 और H10, अगर मैं ऐसा बना दूं, ये क्या बना दिया आपने बेटा, इसको हम कहते हैं, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, और क्लोज स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने अभी बताया कोनों का मतलब क्या है, कोनों का तो मतलब बेटा एक ही होता है, वो होता है कार्बन। कौन से कोना, कौन से कार्बन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान सुनना, अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये भी कार्बन है, इस कार्बन के जरा बॉन्ड गिन के बताना, कितने बॉन्ड है इस कार्बन के। अगर इस कार्बन की मैं बात करता हूं, इस कार्बन की बात करता हूं, 4 लगा दो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड जा रहा, एक ये बॉन्ड जा रहा, मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2, तभी तो 4 बॉन्ड बनेंगे। सेम कहानी यहां भी होगी भाई, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड इधर, 2 इसके पास भी होने चाहिए, 2 इसके पास भी होने चाहिए, और 2 तो फिर इसके पास भी होने चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब तुम मुझे जरा सब कुछ गिन के बताओ, तुम मुझे जरा सब कुछ गिन के बताओ, कार्बन कितने हैं, 4, बिल्कुल अच्छी बात है।
हाइड्रोजन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा हाइड्रोजन कितने आ गए? 8। सर ये तो आपने बताया था कि ये एल्केन में कैसे पॉसिबल है? ये फॉर्मूला तो भाई किसका है? ये फॉर्मूला तो एल्कीन का है ना, ये एल्केन में कहां से आ गया? यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, यही सवाल जेईई एडवांस से पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब तो खैर हर कोई पढ़ाता भी है इसको। एल्केन को जब तुम साइक्लिक बनाओगे ना तो वो हमेशा एल्कीन का फॉर्मूला शो करेगी। किसका फॉर्मूला शो करेगी? एल्कीन का फॉर्मूला शो करेगी। समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला? एल्कीन का। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर आप साइक्लो एल्केन बनाओ, क्या बनाओ बेटा? साइक्लो एल्केन बनाओ, वो हमेशा किसका फॉर्मूला शो करेगी? एल्कीन का फॉर्मूला शो करेगी, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तुम यही काम एक बार एल्कीन में भी कर लेना तो वो एल्काइन का फॉर्मूला शो करती है। ठीक है, मैं बनवा के दिखा दूंगा, फिलहाल तो आपके सिलेबस में एल्केन था तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया था उनका, क्वेश्चन बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है CnH2n मोर देन 1 करेक्ट था, ये किसमें किसमें एप्लीकेबल होता है? पहला तो एल्कीन था, दूसरा था साइक्लो एल्केन, ठीक है, तीसरा एल्काइन था और चौथा एल्काइल था। ये भी एक ग्रुप होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बच्चे बड़े मजे के साथ केवल एक आंसर मार के आए थे, उनका एल्कीन का फॉर्मूला है, फट से मारो। लेकिन आईआईटी शायद इसीलिए आईआईटी है, इतना आसान नहीं पूछता। मैंने प्रूफ भी कर दिया कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये साइक्लो एल्केन के लिए भी बिल्कुल क्या है? एलिजिबल है। तो ये दोनों गलत है। समझ में आ रही बात? इस तरह से हम लोगों को इसके क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। साइक्लो एल्केन हो गई। ठीक है, अब सुनना जरा, जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो कितने टाइप का होगा? वो बेटा 2 टाइप का होगा। एक तो होता है ओपन, कैसा होता है बेटा? ओपन। और एक होगा क्लोज, कैसा होगा बेटा? क्लोज। ओपन का मतलब तो जानते ही हो, चारों तरफ से क्या हुआ हो? कम से कम चारों तरफ से क्या हो बेटा? चारों तरफ से क्या हो? खुला हो। ओपन में भी 2 टाइप का होता है। एक तो मेनली होता है चेन, आपका कौन सा आइसोमर या कौन सा स्ट्रक्चर? चेन। चेन भी 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होगा स्ट्रेट चेन, अभी सब बना के दिखाऊंगा। कौन सा चेन? स्ट्रेट चेन। और दूसरी होती है ब्रांच चेन। कौन सी चेन बेटा? ब्रांच चेन। ठीक है, क्लोज में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिंग, कैसा बेटा? रिंग। और दूसरी होती है एरोमेटिक रिंग। कौन सी बेटा? एरोमेटिक रिंग। हल्का हल्का इंट्रो सबका दे दूंगा मैं। ठीक है, चेन क्या होता है अभी बता चुका हूं, पढ़ के आ चुके हो। चेन का स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो मेरे पास वही C4H10 आ गया यार, है ना, ये आ गया तुम्हारे पास, तो 1 2 3 और 4 है ना। CH3 यहां लगा दो, CH3 यहां लगा दो, एक H ऊपर एक H नीचे, एक H ऊपर एक H नीचे। ये तो तुम्हारा क्या हो गया भाई? ये बड़ी इज्जत के साथ तुमने क्या बना दिया? ये तुमने बना दी है ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या बना दी है? ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका ब्रांच बनाना चाहूं, बिल्कुल बना सकता हूं। मैंने अभी आइसोमर पढ़ाया था ना, उसमें दिखाया भी है ब्रांच बना के, और बना भी देता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुमको तसल्ली हो, तुम खुशी तुम्हारी जिंदगी में बनी रहे। 1 2 3, इस कार्बन को अगर मैं नीचे कर लूं, दिख नहीं रहा ना, अच्छा बना देते हैं तुम लोगों के, तुम लोग को दिखवा दे, यहां बना दूं। इसके डिब्बे को जरा बंद करता हूं। आप सुनो, 1 2 3, ये कार्बन नीचे कर दिया। बड़ी इज्जत और अच्छी बात बता रहा हूं। तुम बेटा 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, और इसके कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो। बेटा ये चेन सीधी जा रही थी और इस चेन में क्या आ गया? नीचे कुछ आ गया, मतलब एक ब्रांच आ गया। तो ये कौन सी चेन हो गई? ये ब्रांच चेन हो गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये कौन सी चेन थी बेटा? ये स्ट्रेट चेन थी। और ये कौन सी चेन हो गई? ऊपर वाली ब्रांच चेन हो गई। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर क्या होता है अब मैं बताने जा रहा हूं। जैसे रिंग बताया मैंने, इसका ही तुमको क्लोज बना के दिखाता हूं। C4H10, क्या बेटा? C4 और H10। C4H10 क्या मतलब? C4 को ही लेके चलो, C4 इसमें तो फॉर्मूला बदल जाएगा ना। अगर मैं C4 ऐसा बना दूं, बहुत ध्यान से देखना, क्या होता है? हर कोने का मतलब कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। बेटा ये घिरा हुआ है, ये खुला नहीं, कहीं जा नहीं सकता, इसीलिए कौन सा है? ये क्लोज है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये क्या है? क्लोज है। और ये एक रिंग भी तो है, मतलब रिंग की शेप नहीं, रिंग का मतलब केमिस्ट्री में होता है जो बंधा हुआ हो। समझ में आ रही बात? क्लोज स्ट्रक्चर को ही हम रिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये आपका रिंग है, कोई दिक्कत? जैसे मान लो अभी, अच्छा इसका फॉर्मूला अब C4H10 नहीं रहा, इसका फॉर्मूला बड़ी इज्जत के साथ क्या हो चुका है?
इसका फॉर्मूला हो चुका है C4H8, है ना? क्यों? बिकॉज साइक्लिक एल्केन इज ऑलवेज C4H8, विच मीन्स साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. साइक्लिक एल्केन इज ऑलवेज या इट विल ऑलवेज शो द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन. समझ में आ गई बात? ठीक है. जैसे मान लो मुझे 6 कार्बन का बनाना है, 6 कार्बन की रिंग बनानी है. बड़ी अच्छी बात है. 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है ये. बिल्कुल आप 6 कोने बना दिए, 6 कार्बन हुए. ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा. ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन की रिंग हो गई. समझ में आ रही बात? इसके बाद अपना बढ़िया से उसको सजाइए वजाइए. इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो कितने H लगेंगे? 2H. हर जगह 2-2 H लगा दो. हर जगह क्या कर दो? 2-2 H लगा दो. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? फॉर्मूला गिन लो जरा. C तो 6 है, बता ही दिया. हर कार्बन पे अगर 2H लगे हैं तो 6 कार्बन है तो 12H हो जाएंगे, है ना? क्या हो जाएगा? C6H12 हो जाएगा. ध्यान से देखो वापस कौन सा फॉर्मूला आ रहा है. वापस तो फॉर्मूला बड़ा जाना पहचाना सा आ रहा ही. फॉर्मूला है CnH2n, एल्कीन चाची. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एल्कीन का फॉर्मूला है ये. ठीक है. तो क्या कहने का मतलब है? साइक्लिक एल्केन हमेशा एल्कीन का ही फॉर्मूला दिखाता है. बहुत अच्छी बात. खत्म. सर ये क्या है? बड़ी बढ़िया चीज है. समझ में आया? इसको अगले पेज पर डिस्कस करेंगे. इतनी बढ़िया चीज है. तुम लोग फटाफट यूं करके 3 उंगलियां फेरना और हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. एरोमेटिक. बेटा किसी भी केमिस्ट्री लैब में जब घुसोगे ना तो दीवार पे सबसे पहला पोस्टर जो लगा होता है ना वो एरोमेटिक रिंग का ही लगा होता है. सबसे इज्जत वाली जो नजर से इसमें देखी जाती है कंपाउंड वो है अपनी बेंजीन चाची. कौन सी चाची? बेंजीन चाची. क्या है ये? देखो एरोमेटिक है, इतना तो तय है कि क्लोज स्ट्रक्चर है, उसमें मैंने बता दिया है. आप ऐसे भी याद कर लो, आर का मतलब ही होता है रिंग. क्या होता है? रिंग. और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना ये कैसे बनते हैं बता रहा हूं. अब सुनो, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6. क्या होता है फॉर्मूला बेटा? C6. और H भी कितना होता है? 6 होता है. ठीक है. अरे यार बड़ा अजीब फॉर्मूला बता रहे हो, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था. CnHn. अगर इसका फॉर्मूला निकालने पे आ जाओ तो बड़ी बेशर्मी के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला तो क्या आ रहा है? CnHn. देखो ऐसा होता है, एरोमेटिक रिंग में फॉर्मूले वगैरह मैटर नहीं करते. ठीक है. ये जो आपने फॉर्मूला वगैरह पढ़ा था ये एल्केन एल्कीन एल्काइन यहीं तक सीमित हो जाते हैं. ठीक है. एरोमेटिक रिंग वगैरह में फॉर्मूले कोई मतलब नहीं है, कभी सोचना भी नहीं, वरना जीवन भर सिर्फ पछताना ही पड़ेगा तुमको. ठीक है. फिलहाल तो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं. अगर 6 कार्बन है तो बेटा बनेगा तो ऐसा ही. क्यों? क्योंकि ये क्या है? साइक्लिक है. मतलब रिंग में है ना, साइक्लिक है. अब बहुत अच्छी बात है, कोनों में ऐसा क्या है? कोनों में अपना वही कार्बन चाचा. 6 कार्बन हो गए. बेटा एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत जानते हो क्या होता है? उनमें डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होता है. क्या होता है? डबल बॉन्ड कंजुगेशन में. क्या बता रहे हो सर, ये कंजुगेशन वगैरह समझ में नहीं आ रहा. मैं आपको बड़ी शुद्ध भाषा में समझाता हूं. मान लो मैंने ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 3 4 5 और 6. ठीक है. रंग बदल देते हैं. मान लो मैंने कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया. पहले सिंगल था, अब कौन सा बॉन्ड लग गया? डबल. तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में वापस कैसा रहेगा? सिंगल. फिर डबल कहां लगाऊंगा? यहां. फिर यहां सिंगल और डबल कहां लगाऊंगा? यहां. क्या समझ में आ रहा है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी को एरोमेटिसिटी कहते हैं. क्या? इसी को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. मतलब और भी तो बहुत सारे नियम होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए, लेकिन उसमें से जो एक नियम आपके सिलेबस में है, हालांकि ये भी सिलेबस में नहीं, बहुत तुम लोग के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही है, फिर भी जान लो एरोमेटिक कंपाउंड बनने के करीब 13-14 नियम होते हैं. 14-15 नियमों से चलता है ये. ठीक है. लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि उसमें से एक नियम जो है वो आपके सिलेबस में दे रखा है, वो ये है कि डबल और सिंगल बॉन्ड किसमें आने चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन पे. किसमें? अल्टरनेट पोजीशन पे. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, गाना भी बन गया तुम्हारा, है ना? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. समझ में आ रही बात? ये एरोमेटिक है. क्या है? एरोमेटिक है. समझ में आया? इसको एरोमेटिक लेकिन नहीं कह सकते हो, ये बना दिया तुमने. ठीक है. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है. पहले बता चुका हूं कोनों का मतलब क्या बेटा? कोनों का मतलब तो कार्बन है. ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन. ठीक है. पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन. ठीक है.
डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल। भैया अल्टरनेट में तो ये भी आ रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे क्या ये एरोमेटिक है, इसका जवाब है बहुत बड़ा वाला ना, ये एरोमेटिक नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये रिंग में नहीं है ना। मैंने कहा था ना एरोमेटिक होने के बहुत सारे नियम होते हैं, आपके सिलेबस में केवल गिन के एक आध दो दिए हैं, तो इसमें से जो एक नियम मैं समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा डीप में बता दिया कि दोनों नियम है तुम्हारे, एक्चुअली दिया तो है कि मैं दो समझा दे रहा हूं। पहला नियम डबल सिंगल कैसा आना चाहिए, अल्टरनेट आना चाहिए, वो तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम क्या, ये पहली बात तो रिंग में होना चाहिए था, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेटा, खुला हुआ है, ये रिंग नहीं है, ये रिंग है, ठीक है। और इसका ही नाम क्या है, बेंजीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ये, समझ में आ रही बात। पानी को आप पोलर सॉल्वेंट कहते हो ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोलर सॉल्वेंट होती है, मतलब ये सबको, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर घोल सकती है, केवल एक को छोड़ के, CCl4 को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि CCl4 ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा सॉल्वेंट होता है, ये पहले नंबर का सॉल्वेंट है और ये दूसरे नंबर का सॉल्वेंट है, समझ में आ रही बात। तो दूसरे नंबर पे भी तो अच्छा खासा बड़ा है, ये लगभग हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर घोल सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग, ये सब चीजें मैंने बता दी, ओपन चेन स्ट्रक्चर बता दिया, ब्रांच बता दिया, रिंग बता दी, एरोमेटिसिटी क्या होती है सब बता दिया, ठीक है। आइसोमर हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा देख लो, इनकी भी मनोकामना पूरी कर लो। क्या बोला इन्होंने, कह रहे डस कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स ओनली विद हाइड्रोजन, क्या कार्बन केवल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इन्होंने भी लिख दिया, मैं बड़ा सा लिख दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। आप देख लें, यहां ये कार्बन है, कार्बन चाहता है तो सल्फर के साथ भी बना सकता है, ब्रोमीन के साथ भी बन सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बन सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बन सकता है, क्लोरीन के साथ भी बन सकता है। कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, बस एक शर्त क्या है, इस कार्बन से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी ऑर्गेनिक रहेगा, वरना ऑर्गेनिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे मैं तुमको बता दे रहा हूं, मान लो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड लेके चलता हूं, तुमने कर लिया कार्बन के साथ बना दिया ब्रोमीन, तुमने मान लो यहां भी लगा दिया ब्रोमीन, तुमने मान लो यहां भी लगा दिया ब्रोमीन, तुम यहां ब्रोमीन मत लगा देना, यहां तुम क्या लगा देना, H लगा देना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस कार्बन से ये एक H जुड़ा है, इस कार्बन से ये एक H जुड़ा है, और ये तीन कौन जुड़ गए, ब्रोमीन। तो अलग अलग कंपाउंड जुड़ गए ना, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम्स। क्या कहते हैं, हेट्रो एटम्स। पढ़ा होगा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब अलग, समझ में आ रही बात। ये ब्रोमीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्या हो गया, हेट्रो एटम। इनको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटम। अगर इन ब्रोमीन को हटा के मैं हर जगह क्या H, यहां भी H लगा देता, यहां भी H लगा देता, यहां भी H लगा देता, तो ये हो जाते होमो एटम, ठीक है। ये थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। पहले थोड़ा समझा दूं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आता हूं। थोड़ा इनको भी देख लो क्या कह रहे हैं। दीज हेट्रो एटम्स, ध्यान रहे क्या लिखा है, हेट्रो एटम लिखा है, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ेगा ही, इसके साथ कुछ और भी जुड़ेगा, ठीक है। दीज हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम्स, वो एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कन्फर स्पेसिफिक properties to the compound regarding to the nature of carbon chain and hence it is called functional group, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय R and is known as alkyl group। क्या होता है alkyl group वगैरह सब बता रहा हूं, फिलहाल आप यहां आ जाओ। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 1 2 3, और यहां लगता तो हाइड्रोजन, पहले क्या लगता, हाइड्रोजन। इन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां से धक्का मार के बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को इन्होंने धक्का मार के बाहर फेंक दिया, ठीक है। और यहां पे इन्होंने कोई भी लगा दिया ग्रुप, क्या लगा दिया, कोई भी ग्रुप, यहां FCl BRI कुछ भी लगा सकते हो, OH वगैरह, ठीक है। ये जो ग्रुप लगेगा ना इसके साथ, इसको हम कहते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा, क्या क्या होता है, कितने होते हैं, सब बता रहा हूं अभी, फिलहाल तो आप जान लो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। और इस ग्रुप की लगने की वजह से ही इस पूरे चेन की प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। जैसे मान लो यहां OH लग गया, एग्जांपल के तौर पे, इस G की जगह कौन लग गया, OH लग गया, ठीक है। तो बेटा ये वाली जो पूरी चेन है ना, ये बन जाएगी बड़ी अच्छी चीज, एल्कोहल। बहुतों के चेहरों पे खुशी भी आई होगी इसको देख के, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अगर इसको हटा दूंगा, अगर यहां Br लगा दूंगा, तो ये बन जाएगी ब्रोमो एल्काइल, जो भी ग्रुप बनेगा, फिलहाल आप जान लो कि ब्रोमो लग जाएगा। इसका मतलब क्या, समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर OH लग गया तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगी पूरी चेन, Br लग गया तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगी पूरी चेन। अलग अलग ग्रुप लगाते जाओगे और ये अलग अलग बार अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेटा केवल इस G वाले ग्रुप से ही आपकी बची हुई चेन की क्या शो हो रही है, प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप
हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद IUPAC करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।